बांग्लादेश में एक बार फिर सड़कों पर आग लगी है। ढाका से लेकर चटगांव तक हिंसक प्रदर्शन हुए और सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारतीय उच्चायोग और राजनयिकों पर भी हमले किए गए। आखिर फिर से हमारे पड़ोसी देश में अचानक इतनी अराजकता क्यों फैल गई है? आज की इस खबर में हम समझेंगे कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश फिर से 1971 से पहले वाले दौर में लौट रहा है? क्या फिर से पूर्वी पाकिस्तान बन जाएगा बांग्लादेश? ये सवाल इसलिए क्योंकि पड़ोसी देश में इन दिनों जो चल रहा है वो हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ आम चुनाव से पहले भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, इसी बीच पूरे देश में बड़े पैमाने पर फिर से हिंसा भड़क उठी है और इसके पीछे की वजह है 32 साल के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत। कौन था ये शख्स और क्यों उसकी मौत ने ढाका में आग लगा दी? उस्मान हादी इंकलाब मंच नाम के एक छात्र संगठन का लीडर था। 2024 में जब बांग्लादेश में छात्र विद्रोह हुआ था और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था, तब हादी उस आंदोलन के सबसे मुखर चेहरों में से एक था। 12 दिसंबर को जब हादी ढाका के पलटन इलाके में एक मस्जिद से बाहर निकल रहा था, तब बाइक सवार 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने उस पर गोलियां चला दी। वो अपने इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च कर रहा था क्योंकि फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होने वाला था। गोली हादी के सिर में लगी। पहले उसे ढाका के अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन 18 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। हादी की मौत की खबर आते ही बांग्लादेश में बवाल मच गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सबसे पहले निशाने पर आए देश के 2 बड़े अखबार, डेली प्रथम अलो और डेली स्टार। प्रदर्शनकारियों ने इन अखबारों के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया। उनके अंदर मौजूद पत्रकारों और स्टाफ ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई तो बचाव दल ने 25 पत्रकारों को बाहर निकाला। लेकिन सवाल यह है कि अखबारों के दफ्तरों को क्यों जलाया गया? ये अखबार हादी के खिलाफ क्यों थे? दरअसल ये अखबार शेख हसीना, आवामी लीग के करीब और भारत के पक्षधर माने जाते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इन अखबारों ने हादी की हत्या के पीछे आवामी लीग का हाथ होने की बात को छुपाया। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने देश को संबोधित करते हुए एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया और हादी के हत्यारों को पकड़ने का वादा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिंसा की आग पूरे देश में फैल चुकी थी। अब आते हैं सबसे गंभीर मुद्दे पर। हादी की मौत के बाद जो हिंसा भड़की, उसमें भारतीय राजनयिक सीधे निशाने पर थे। ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने बड़े पैमाने पर भारत विरोधी प्रदर्शन हुए। चित्तगोंग में भारतीय सहायक उच्चायोग पर भी हमले की कोशिश हुई। राजशाही और खुलना के इंडियन वीजा सेंटर्स को बंद करना पड़ा क्योंकि वहां भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को दिल्ली में तलब किया और इन हमलों पर कड़ी आपत्ति जताई। अब सवाल यह है कि अचानक बांग्लादेश में इतना तीखा एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्यों पैदा हो गया? था तो पहले से ही, लेकिन ये इतना तेज क्यों हो गया? तो जवाब है फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले की राजनीति पूरे देश को आग के हवाले कर रही है। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह बदल गई है। आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो इकलौती प्रो इंडिया सेक्युलर पार्टी थी। अब जो पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जमाते इस्लामी और नई बनी स्टूडेंट पार्टीज, ये सभी बांग्लादेश फर्स्ट और इंडिया आउट के नैरेटिव पर चल रही हैं। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखता है। क्या आपको मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू याद है? 2023 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तब उनका पूरा कैंपेन इंडिया आउट के नारे पर टिका था। उन्होंने मालदीव की जनता को बताया कि भारतीय सैन्य कर्मचारी मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा है। मुइज्जू जीत गए और सबसे पहले उन्होंने भारतीय सैन्य कर्मचारियों को मालदीव से बाहर करने का काम किया। लेकिन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मालदीव की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, चिकित्सा सुविधाएं, व्यापार, सब कुछ तो भारत से जुड़ा है। और अब 2025 में मुइज्जू फिर से भारत के साथ रिश्ते सुधार रहे हैं। बांग्लादेश में भी यही स्क्रिप्ट चल रही है। भारत को विलन बनाओ, राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काओ और उसी लहर पर सवार होकर सत्ता में आने की कोशिश करो। लेकिन इस शॉर्ट टर्म राजनीतिक लाभ के लिए लॉन्ग टर्म रणनीतिक और आर्थिक हितों को दांव पर लगाना है। बांग्लादेश और भारत के बीच 1,26,000 करोड़ रुपए का व्यापार है। भारत से बांग्लादेश को कई चीजों के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी सहयोग, नदी जल बंटवारा, ये सब मुद्दे हैं जिनमें दोनों देशों का सहयोग जरूरी है। लेकिन चुनावी पॉलिटिक्स में ये सब बातें दब जाती हैं।
अब आते हैं सबसे खतरनाक मुद्दे पर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तेजी से अपना जाल फैला रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईएसआई हैंडलर्स, जिनमें फॉर्मर पाकिस्तान आर्मी कमांडोज भी शामिल हैं, बंदरबन, ब्राह्मणबाड़िया और सिलहट जिले में आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं। इन कैंप्स में 125 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिनमें 50 से ज्यादा रोहिंग्या युवा हैं और बाकी अंसारुल्लाह, बांग्ला टीम और हिजबुत तहरीर जैसे आतंकी संगठन के काडर्स हैं। इन्हें बम बनाना, गुरिल्ला टैक्टिक्स और सीमा में घुसपैठ करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सभी कैंप्स भारत के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के बिना बाढ़ वाले हिस्से के बिल्कुल नजदीक है। मतलब साफ है, इन लोगों को भारत में घुसने के लिए तैयार किया जा रहा है। सिर्फ आईएसआई और आतंकी कैंप्स ही नहीं, पाकिस्तान की सैन्य उपस्थिति भी बांग्लादेश में दिखने लगी है। नवंबर 2025 में पाकिस्तान नेवी का जहाज PNS सैफ चित्तागोंग पोर्ट पर 4 दिन की सद्भावना यात्रा के लिए आया था। ये यात्रा मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में हुई और इसे दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों के तौर पर पेश किया गया। यूनुस सरकार ने सितंबर 2024 में पाकिस्तानी कार्गो को अनिवार्य निरीक्षण से छूट दी और दिसंबर 2024 में पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षा मंजूरी में ढील दी गई। इससे पाकिस्तान के गुर्गों और अवैध सामान के लिए गलियारे खोले गए। ये सब कोई इत्तेफाक तो है नहीं, ये एक केयरफुली प्लान्ड रणनीति है जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहा है। और 1971 के 54 साल बाद वो देश जो पाकिस्तान की क्रूरता से आजाद हुआ था, फिर से उसी के करीब जा रहा है। कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं, अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर हो रहे हैं, पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है, सेक्युलर पार्टियों पर बैन लगाया गया है। अब सोचिए बांग्लादेश के उन आम लोगों के बारे में जो इस राजनीतिक अराजकता के बीच फंसे हैं। छात्र जो शांति से पढ़ना चाहते हैं, कारोबारी जो व्यापार करना चाहते हैं, परिवार जो बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं, ये सब इस अस्थिरता की कीमत चुका रहे हैं। बांग्लादेश सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं है। 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ एक लंबी सीमा साझा करते हैं। कुल सीमा 4096 किलोमीटर की है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता बनी रहती है, आतंकवादी कैंप स्थापित होते हैं और कट्टरपंथ बढ़ता है, तो इसका सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पड़ेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सकरा गलियारा उत्तर पूर्व को बाकी भारत से जोड़ता है और ये बांग्लादेश सीमा के बिल्कुल करीब है। अगर यहाँ कोई सुरक्षा खतरा पैदा होता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता है। फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव तय करेंगे कि बांग्लादेश किस रास्ते पर चलेगा। BNP, जमात इस्लामी और नई स्टूडेंट्स पार्टीज सभी एंटी इंडिया नैरेटिव पर चल रही हैं। आवामी लीग जो इकलौती प्रो इंडिया पार्टी थी, उस पर बैन है। इसलिए भारत को बहुत एहतियात के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। एक तरफ हमें अपने डिप्लोमैट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और अपने हितों की रक्षा करनी है, दूसरी ओर हमें बांग्लादेश की लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन करना है, लेकिन हस्तक्षेप किए बिना। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ एक देश की आंतरिक राजनीति नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया की स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। 1971 में जिस देश को आजादी दिलाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, आज उसी देश में फिर से वही ताकतें सिर उठा रही हैं जिनसे वो आजाद हुआ था, लेकिन उठ रही हैं भारत के खिलाफ। पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव, आतंकवादी कैंप्स, आईएसआई का नेटवर्क, कट्टरपंथी ताकतों का दबदबा, अल्पसंख्यकों पर हमले, लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। इतिहास हमें बताता है कि अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया गया तो परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की जनता इतिहास दोहराने देगी? क्या वो 1971 के बलिदानों को भूल जाएंगे या फिर वो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को खतरे में डालेंगे? जवाब हमको अगले कुछ महीनों में मिलेगा, खासकर आम चुनावों के बाद, और वो तय करेगा कि दक्षिण एशिया का भविष्य कैसा होगा और भारत की पूर्वी सीमा पर शांति बनी रहेगी या फिर एक नया संकट खड़ा होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।